एवरीवन, वेलकम बैक टू पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट। आई एम पूजा मीना और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आई। वो है डिटर्मिनेशन ऑफ आयरन एंड टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, जिसको बोलते हैं TIBC इन दी सीरम। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं आयरन और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी की कि सीरम में कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट होती है, क्या क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि आयरन की जो है आयरन है वो सीरम में इंक्रीज हो जाता है या सीरम में वो डिक्रीज हो जाता है, या फिर टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है और डिक्रीज हो जाती है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, उसका इंस्टाग्राम हैंडल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट के नाम से ही आपको मिल जाएगा। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर सकते हो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है। तो अब बात करते हैं वीडियो के बारे में। देखो, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, फर्स्ट बात करेंगे हम आयरन के बारे में। ठीक है, यानी आयरन जो आयरन है वो सीरम में कितना प्रेजेंट होगा, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी की बात हम बाद में करेंगे। पहले हम सिर्फ आयरन की बात करेंगे, वो सीरम में कितना प्रेजेंट होता है। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि लो लेवल इन सीरम आयरन लेवल आर फाउंड इन पेशेंट विद आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, इन क्रोनिक डिजीज, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, कैंसर और इन क्रॉनिक ब्लड लॉसेस और नेफ्रोसिस और ड्यूरिंग एक्यूट फेज रिस्पॉन्स इंक्लूडिंग द सर्जरी। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि जो आयरन होता है उसकी जो लेवल है वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है। कहाँ पर लो हो जाती है, इस सीरम के अंदर। ठीक है, सीरम के अंदर क्या होती है, उसकी अमाउंट लो हो जाता है। ठीक है, उसका जो अमाउंट है वो सीरम में लो हो जाता है। किन कंडीशंस में होता है वो देखते हैं। वो कंडीशंस आपके पास में, एक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये आपको पता ही, जिसमें आयरन की कमी होगी ऑब्वियसली वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। सेकेंड है क्रोनिक डिजीज जस्ट लाइक इंक्लूडिंग द इन्फ्लेमेशन है, बहुत लॉन्ग टाइम से कोई इन्फ्लेमेशन चलता हुआ आ रहा है, कोई इन्फेक्शन हो गया, कैंसर हो गया उसमें। नेक्स्ट है क्रोनिक ब्लड लॉस में, ऑब्वियसली क्रोनिक ब्लड लॉस में क्या होगा, जब ब्लड ही बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, ब्लड मतलब RBC लॉस हो रही है, RBC का मतलब हीमोग्लोबिन लॉस हो रहा है, हीमोग्लोबिन का मतलब क्या है, आयरन लॉस हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे उस केस में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे भी आयरन की कमी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है नेफ्रोसिस में देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार ये आपको देखने को मिलता है सर्जरी के टाइमिंग में। अब आपको पता है कि सर्जरी के टाइमिंग में क्या होता है कि ब्लड लॉस हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि किस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो है ना इंक्रीज इन सीरम आयरन लेवल, यानी आयरन की जो है अमाउंट इंक्रीज हो जाता है कौन सी कंडीशन में। फर्स्ट है हिमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, हिमोलाइटिक एनीमिया में क्योंकि अब देखो रीजन क्या होता है, RBC है। ठीक है, RBC अच्छे अमाउंट में है। यहाँ पे RBC में क्या HB प्रेजेंट है, HB में क्या होती है, आयरन प्रेजेंट होती है। ठीक है, Fe प्रेजेंट होती है। अब बहुत ज्यादा RBC ब्रेक डाउन हो जाएगी तो बहुत ज्यादा फ्री क्या हो जाएगी, अब हमारे पास में जो आयरन है वो फ्री हो जाएगी, नहीं जो Fe है वो बहुत ज्यादा फ्री हो जाएगा। तो उस केस में हिमोलाइटिक एनीमिया में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट लीड पॉइजनिंग में देखने को मिलता है, पायरोक्सिन डेफिशिएंसी में देखने को मिलता है, पर्नीशियस एनीमिया में देखने को मिलता है, नेफ्रोटिक हेपेटाइटिस में देखने को मिलता है और इन इफेक्टिव इरेथ्रोपोइसिस में देखने को मिलते हैं। साथ में आयरन लोडेड में, आयरन लोडेड का मतलब है कि एक्सेसिव आयरन आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हो। वो किस तरीके से ले रहे हो, वो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। कोई डायरेक्टली आयरन कंजप्शंस कर लेता है, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा कुकिंग कर रहा है वो, जो आयरन की जो कढ़ाई होती है उसमें बहुत ज़्यादा कुकिंग कर रहा है, उसकी वजह से एक्सेस आयरन लोडिंग हो जाती है। ठीक है, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से एक्सेस आयरन लोडिंग हो जाती है। तो उस केसेस में क्या होता है, इन सब केसेस में क्या होता है कि आयरन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, कहाँ पर, सीरम के अंदर। ठीक है, तो मैंने दोनों केसेस आपको बता दिए कि किस केस में डिक्रीज होता है और किस केस में इंक्रीज हो जाता है। ये बात हो गई सिर्फ आयरन के बारे में। अब थोड़ी सी बात करेंगे टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी के बारे में। अब इन प्लाज्मा, अब प्लाज्मा की बात हो रही है, इन प्लाज्मा या सीरम आयरन इज बाउंड टू ए ट्रांसफेरिन। अब क्या होता है, जब आयरन फ्री हो जाता है तो ये किसके साथ में बाउंडिंग कर लेता है, ट्रांसफेरिन के साथ में बाउंडिंग कर लेता है। एंड आफ्टर दैट क्या होता है, एंड TIBC इज मेजर ऑफ द ट्रांसफेरिन। जब हम TIBC को जब मेजर करते हैं तो बेसिकली एक तरीके से बाइंडिंग फॉर्म को ही अपन मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि आयरन किसके साथ में बाइंड है, ट्रांसफेरिन के साथ में बाइंडिंग मतलब तभी तो होगा टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। तो जब हम TIBC को मेजर करते हैं तो बेसिकली ट्रांसफेरिन के साथ में आयरन को मेजर करते हैं। ठीक है, दोनों की बाइंडिंग कैपेसिटी को मेजर करते हैं कि कितना वो बाइंड हुआ है। अब जो ये जो बाइंडिंग हुई है उसको क्या बोला जाता है, द एडिशनल
आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ ट्रांसपेरेंट, ये एडिशनल है, ठीक है। एडिशनल मतलब ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा भी बाइंडिंग होगी और एक प्रॉपर बाइंडिंग होगी, उसके बारे में अभी आगे देखेंगे वीडियो में। जो एडिशनल बाइंडिंग हमारे पास में इस तरीके से हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, द एडिशनल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ ट्रांसपेरेंट इज नॉन एज दी, उसको बोला जाता है अनसैचुरेटेड आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, उसको बोलते हैं UIBC, ठीक है। UIBC उसको बोला जाता है, ठीक है। अब ये तो अनसैचुरेटेड बाइंडिंग कैपेसिटी हुई किसकी वजह से, ट्रांसपेरेंट और उसकी फ्री आयरन की वजह से हुई। अब क्या होता है कि सीरम आयरन कंसंट्रेशन एंड UIBC टुगेदर की यू दे TIBC, जो हमें चाहिए थी। TIBC कहाँ से मिलके बनती है, दो चीजों से मिलके बनती है। कहाँ से, एक तो सीरम आयरन की कंसंट्रेशन जो फ्री आयरन सीरम में प्रेजेंट थी उसकी कंसंट्रेशन से हमें यहाँ पे मिलके वो बन रही है। दूसरी, ये जो फ्री आयरन था जो ट्रांसपेरेंट के साथ में बाउंड हो रहा था, जिसको हमने अनसैचुरेटेड आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बोला था, उस दोनों मिला के TIBC बनाते हैं। अब देखो TIBC को कैसे, आप ये TIBC क्या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव आयरन जो है वो फ्री हो चुका है, तो TIBC इज मेजर्ड बाय द एडिंग एंड एक्सेस ऑफ आयरन एंड मेजरिंग द अनसैचुरेटेड ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट विच रिमूव द एक्सेस आयरन। जब आपको TIBC को मेजर करना है तो अब आपको क्या करना है, जो भी एक्सेस आयरन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब TIBC से क्या हुआ था, दोनों आयरन मिल गई, सीरम आयरन और UIBC मिल गई, तो जब एक्सेस आयरन हो गया है, जो ऐड हो गया एक्सेस आयरन, उसको हम रिमूव करेंगे, ठीक है। उसको रिमूव करेंगे किसके फॉर्म के अंदर, अनसैचुरेटेड ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट के फॉर्म के अंदर। ये मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या करता है, एक्सेस आयरन है उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। एक्सेस आयरन को ये क्या करेगा, रिमूव करेगा, तब जाके हम TIBC की एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड आउट कर पाएंगे। अब इंक्रीज इन सीरम TIBC इज फाउंड इन वेरियस स्टेजेस। अब जब ये TIBC की जो है वो कब इंक्रीज हो रहा है, वो कौन सी कंडीशन में देखते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी क्रोनिक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में देखने को मिलेगा। सेकंड आपको मिलेगा हेपेटोसेलुलर नेक्रोसिस में देखने को मिलेगा। डिक्रीज किस कंडीशन में हो जाता है वो देखते हैं TIBC, ठीक है। डिक्रीज हो जाता है सिरोसिस में और हीमोक्रोमेटोसिस में देखने को मिलता है, साथ में नेफ्रोसिस में देखने को मिलता है। इन कंडीशन में क्या होता है, TIBC जो है वो डिक्रीज हो जाता है और जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया उसमें वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये मैंने आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है कि जो सीरम आयरन क्या होता है, ठीक है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होती है, दोनों चीज़ों को मैंने बता दिया। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी की जो TIBC वो कैसे बनती है, ठीक है, वो UIBC से मिलके प्लस साथ में सीरम आयरन से मिलके दोनों से वो बनती है। तो अब मैं आप लोगों को प्रिंसिपल बताने वाली हूँ। देखो सीरम आयरन और TIBC का जो प्रिंसिपल है वो दोनों का सिमिलर प्रिंसिपल रहेगा, बस दोनों का जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट होने वाला है, ठीक है। तो हम पहले प्रिंसिपल को समझेंगे, एक्चुअली प्रिंसिपल में क्या क्या होता है। देखो सबसे पहले क्या है, सीरम प्रोटीन्स आर प्रेसिपिटेटेड विद अ रिएजेंट कंटेनिंग ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड टू प्रेसिपिटेट द प्रोटीन। सबसे पहले क्या होता है कि आपको पता है सीरम में क्या होता है, मैक्सिमम यहाँ समझते हैं, ठीक है, ये सीरम है, ठीक है। सीरम में सबसे ज़्यादा आपको पता है प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट होती है, क्योंकि सीरम मैक्सिमम सब में उसमें एल्बुमिन वगैरह ग्लोबुलिन वगैरह प्रोटीन से प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है कि ये जो प्रोटीन्स है ये क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट बनाएंगे। लस्ट ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, तो ये क्या होता है, इन्होंने इस प्रोटीन ने प्रेसिपिटेट बना दिया यहाँ से, ठीक है, इधर से इस तरीके से होते हुए प्रेसिपिटेट बना दिया। कब प्रेसिपिटेट बनाया, वो उन्होंने किसके साथ रिएक्ट किया, उन्होंने रिएक्ट किया ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ में रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन कर ली प्रोटीन्स ने। सबसे पहले प्रोटीन्स का प्रेसिपिटेशन हुआ, सैंपल एक पेशेंट का हमने यहाँ पे सैंपल लिया था, ठीक है, जिसकी हमें क्या करनी थी, सीरम को चेक करना था और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी को चेक करना था। तो उस पेशेंट का हमने सैंपल लिया, एक ब्लड सैंपल आपने लिया, ठीक है। अगर आप प्लेन वाइल में लेते हो तो ठीक है, अगर प्लाज्मा में करते हो तो भी ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, उसको सेपरेट किया और सबसे पहले सीरम प्रोटीन्स की फॉर्मेशन हुई। सीरम प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उन्होंने रिएक्ट किया किसके साथ में, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में रिएक्ट किया। रिएक्ट करने के बाद में सीरम प्रोटीन्स बने। आफ्टर दैट वहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो डिसोसिएट करेगा, नहीं वो डिसोसिएट कर देगा किसको, आयरन को, यानी जो भी HB में जो आयरन प्रेजेंट थी जहाँ पे वहाँ पे जो भी आयरन थी वो डिसोसिएट हो जाएगी, उसके पर्टिकुलर जिसके साथ में वो कंबाइन थी वो उससे डिसोसिएट हो जाएगी, किसके हेल्प से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हेल्प से। नेक्स्ट क्या है कि थायोग्लाइकोलिक एसिड जो रिड्यूस कर देगा जो आयरन हमारे पास में यहाँ पे बनी थी, ये जो आयरन थी, ठीक है, ये रिड्यूस होकर किस में आएगी, फेरस स्टेट में आ गई। अब फेरस स्टेट में आने के बाद में क्या होता है, फेरस स्टेट में द आयरन इन दी फेरस स्टेट में जो आयरन है देन रिएक्ट विद, वो रिएक्ट करती किसके साथ में रिएक्ट करेगी,
एक टाइप के क्रोमोसोम से रिएक्ट करती, जो हमारे पास में बैथोफिनॉन थायरोलिन रिएजेंट होता है, उससे वो रिएक्ट करती, रिएक्ट करने के बाद एक पिंक कलर प्रोड्यूस करती कॉम्प्लेक्स का। तो आपने देखा यहाँ पे समझते सबसे पहले क्या हुआ कि जो सीरम है उसका प्रेसिपिटेट बना, सीरम का प्रेसिपिटेट बनने के बाद में जो HCl है उसने क्या किया, डिसोसिएट कर दिया किसको, आयरन को। आयरन जैसे डिसोसिएट होती है, डिसोसिएट होने के बाद में आयरन को क्या करा, थायोग्लुकोलिक एसिड ने आयरन को फेरस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फेरस के फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद में जो फेरस है उसने क्रोमोसोम से रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद एक पिंक कलर की फॉर्मेशन कर दी। तो इस तरीके से आप एक पेशेंट का पर्टिकुलर सैंपल लेके किस तरीके से आपको डिटेक्ट करना है वो मैंने आपको एंटायर प्रोसीजर भी इसमें समझा दिया है और प्रिंसिपल भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से एक एक रिएजेंट वर्क करता है और किस तरीके से जो कंपाउंड हमें चाहिए उसकी फॉर्मेशन होती है। अब क्या है, और जो पिंक कलर का कॉम्प्लेक्स बना है उसको मेजर कर लेंगे अपन कैलोरीमीटर से, ठीक है, जिन्हें कैलोरीमीटर से अपन उसको मेजर कर लेंगे, उसके स्ट्रेंथ वगैरह और अमाउंट बता देंगे। अब इन केस ऑफ TIBC के केस में क्या होगा, इन केस ऑफ TIBC टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी डिटर्मिनेशन, एक्सेस आयरन इज एडेड इन दी फॉर्म ऑफ फेरिक क्लोराइड। तो इसी सैंपल में अगर हमें क्या करना है, उसका TIBC भी कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, एक्सेस आयरन ऐड कर देंगे। इस पेशेंट के सैंपल में एक्सेस आयरन यानी Fe हमें क्या करना है, एक्सेस ऐड करना है। एक्सेस ऐड करेंगे किसके फॉर्म में ऐड करते हैं, फेरिक क्लोराइड के फॉर्म में वो ऐड किया जाता है। अब क्या होता है कि जो एक्सेस आयरन हम ऐड कर रहे हैं उसमें से जो आयरन है वो ट्रांसफेरेंट के साथ में बाइंड होगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो में कि द एक्सेस आयरन which does not bind to transferrin is removed by the absorption of the magnesium carbonate। यानी जो भी बाइंड हो जाएगा वो तो ठीक है, जो आयरन के साथ में जो बाइंड हो जाएगा वो ठीक है, जो बाइंड नहीं हो पाता, जो एक्सेस और ज़्यादा आ गया है उसको अपन एब्जॉर्प्शन की हेल्प से रिमूव कर देते हैं। कौन उसको रिमूव करता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट उसको रिमूव कर देता है बहुत ही ज़्यादा। अगर एक्सेस वहाँ पे आ गया है जो कि ट्रांसफेरिन के साथ में बाइंड नहीं हो पाया है। द आयरन कंटेंट ऑफ दिस सीरम इज मेजर्ड ऑफ द TIBC। तो TIBC वो उसको मेजर करेंगे, इस प्रोसेसर के थ्रू हम TIBC को मेजर करेंगे और उस पर वाले प्रोसेसर के थ्रू मैंने आपको बता दिया है कि जो है सीरम आयरन को मेजर किया जाएगा। तो दोनों का जो प्रिंसिपल है वो सिमिलर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल में कोई डिफरेंस नहीं है, प्रिंसिपल बिल्कुल यहाँ तक सेम ही रहेगा। बस अगर आपको TIBC मेजर करना तो एक्सेस आयरन आपको ऐड करनी है। एक्सेस आयरन जो मैक्सिमम ट्रांसफेरेंट के साथ में बाइंड हो जाती है वो रहेगी, जो बहुत ज़्यादा एक्सेस होगी उसको रिमूव कर दिया जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट की हेल्प से। अब बात कर लेते हैं इसके रिक्वायरमेंट्स, रिएजेंट्स वगैरह क्या क्या हमें चाहिए कंप्लीट के अंदर। तो फर्स्ट बात करेंगे अपन रिक्वायरमेंट्स की। टेस्ट ट्यूब चाहिए, पिपेट चाहिए, फोटोमीटर चाहिए, कैलोरीमीटर चाहिए, जो भी हमें वहाँ पे रिक्वायर्ड है वो। नेक्स्ट है अब रिएजेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आपको 30 ग्राम पर डेसीलीटर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड चाहिए, 80 ग्राम पर डेसीलीटर थायोग्लुकोलिक एसिड चाहिए, कंसनट्रेटेड HCl चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे कि 58 ग्राम पर ml सोडियम एसिटेट चाहिए और 20 ग्राम पर डेसीलीटर जो बैथोफिनॉल थायरोलिन जो चाहिए वो एक आइसोप्रोपाइल की फॉर्म के अंदर हमें चाहिए। स्टॉक आयरन स्टैंडर्ड चाहिए 11.17 ग्राम पर डेसीलीटर चाहिए। फेरस सल्फेट चाहिए 55.6 ग्राम, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए 0.1 और डिस्टिल वाटर चाहिए अराउंड यहाँ पे आपको 100 ml सॉरी। और वर्किंग सोल्यूशन बनाने के लिए आयरन वर्किंग स्टैंडर्ड बनाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए 223 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर चाहिए। अभी सारा जब स्टॉक सोल्यूशन हम बनाने वाले हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि डाइल्यूट 2 ml ऑफ स्टॉक आयरन स्टैंडर्ड सोल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे टू दी सोल्यूशन नंबर 6। इस वाले सोल्यूशन में सॉरी थोड़ा सा ब्लर हो गया था, यानी 6 वाले सोल्यूशन में यहाँ पे मैंने मेंशन किया 6 वाले सोल्यूशन में यहाँ पे उसको अपन क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे एंड वहाँ पे डिस्टिल वाटर ऐड कर देंगे अपन 100 ml। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, आप लोग एक उसका स्टॉक सोल्यूशन या वर्किंग सोल्यूशन आप यहाँ से बना लोगे। अब मैं प्रोसीजर की बात करती हूँ। तो आपको क्या करना है, 3 टेस्ट ट्यूब को इस तरीके से रखना है, ये नंबर 1 टेस्ट ट्यूब, नंबर 2 टेस्ट ट्यूब और नंबर 3 टेस्ट ट्यूब। इस तरीके से हम 3 टेस्ट ट्यूब को हम रख देंगे। एक को हम टेस्ट स्टैंडर्ड और ब्लैंक मेजर करने वाले, ठीक है, मेंशन इस तरीके से हम लोग उसको कर देंगे। अब सबसे पहले क्या करना है कि मुझे सीरम ऐड करना है। टेस्ट ओबियसली टेस्ट में ऐड करेंगे अपन यहाँ पे 2, ठीक है, 2 ml यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे लिखा है 2 ml ऐड कर देंगे। वर्किंग स्टैंडर्ड में ओबियसली अपन वर्किंग स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऐड करेंगे और डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे हम ब्लैंक में। आफ्टर दैट क्या करेंगे, कंसनट्रेटेड HCl ऐड करेंगे 0.05 ml और तीनों में वो सिमिलर ऐड करेंगे। आफ्टर दैट थायोग्लुकोलिक एसिड ऐड करेंगे, सेम ये भी 0.05 ml तीनों सॉल्यूशंस के अंदर। इसको हम क्या करेंगे 30 मिनट्स के लिए इस यहाँ पे तीनों सॉल्यूशन को हम रख देंगे। आफ्टर दैट ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड ऐड करेंगे 1 ml सभी के अंदर, ठीक है, तीनों के अंदर। और आफ्टर दैट अगेन क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पे मिक्स करके
मिक्स होने के लिए रख देंगे 10 मिनट्स के लिए और उसको सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे अपन 1500 आरपीएम में 10 मिनट के लिए, ठीक है। आफ्टर दैट अगेन क्या करना है, अब जो सुपरनेटेड हमारे पास में बनेगा, सुपरनेटेड सॉल्यूशन जो भी हमारे पास में बनने वाला है, ठीक है, जो टेस्ट वाला है उसमें सुपरनेटेड फ्रॉम दी सीरम सुपरनेटेड को ऐड कर देंगे और इन दोनों में स्टैंडर्ड और ब्लैक में ऐड नहीं करेंगे। अब जो है हमारे पास में स्टैंडर्ड, उसमें स्टैंडर्ड मिक्सचर को ऐड करेंगे और डिस्टिल्ड वाटर ऐड करेंगे हम ब्लैंक के अंदर। आफ्टर दैट क्या करना है आपको, सोडियम जो है सोडियम एसिटेट रिएजेंट ऐड करना है, 0.44 ml सब में ऐड करना है। लास्ट में बैथोफिनॉल थायरोलिन जो ऐड करेंगे वो भी 2.2 ml सब में ऐड करेंगे। आफ्टर दैट सब में ऐड करने के बाद में सबको मिक्स करना है, 5 मिनट के लिए रहने देना है और उसको 540 नैनोमीटर ग्रीन फिल्टर पे आपको उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको मेजर करना है। स्ट्रेंथ को मेजर करने के बाद आपको कैलकुलेशन करनी है वैल्यू की, ठीक है। सीरम आयरन की बात करें तो सीरम आयरन का टेस्ट परफॉर्म करें, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी का बाद में करेंगे। तो जो भी ओडी ऑफ टेस्ट, ओडी ऑफ स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई बाय जो भी अपना 2 to 3 जो आया है और नॉर्मल वैल्यू इसकी बेसिकली 60 से 150 माइक्रो पर डेसीलीटर की वैल्यू थी। एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि जो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी का प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।